हेलो एवरीवन। हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। वन लाइनर तो नाम की है, हम कंप्लीट ही कर रहे हैं भाई। तो देखिए हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था, हमारा मगध चल रहा था। ठीक है, मगध में हमने अजातशत्रु तक कर लिया था और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे महाजनपद के उदय से लेके अब तक जितना हुआ है हमारा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं ताकि बेस बन जाए। तो देखिए क्या क्या हुआ था, क्या क्या पॉइंट्स थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, महाजनपद बोलते हैं ना। और 16 महाजनपदों में से जो 4 थे, मगध, वत्स, अवंती और कौशल, ये शक्तिशाली थे। और इन चारों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था भाई, आपका मगध था। आर्यन इस टाइम पे सबसे प्रभावशाली जाति थी और ये अपने आप को क्या बोलते थे भाई, जन। इनसे एक नई परिभाषा जन्मी जिसको हम क्या बोलते हैं, जनपद, यानी कि जन लोग, पद का मतलब चरण। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार कितने महाजनपद हुए भाई, 16 थे। स्टार्टिंग में 22 थे, पर है ना ये एक दूसरे से लड़ भिड़ के एक दूसरे पर अधिकार करते रहे, तो ऐसे कितने जनपद उभर के आए, 16। महाजनपद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाई गणतंत्रात्मक, एक होता है आपका एक तांत्रिक, यानी कि जिसको राजतांत्रिक भी बोलते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र 2 जनपद थे। जैसे जो आपके मल्ले थे, वज्जी थे, कंपोज और करु थे, ये क्या थे भाई, ये गणतंत्रात्मक राज्य थे। और मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गंधार, सूरसेना, चेदी, मत्स्य, ये सब क्या थे भाई, ये राजतंत्र के थे। ये सभी जो महाजनपद थे ये स्टार्टिंग में कहाँ आए हैं, आज के दिन कहाँ पे हैं भाई, उत्तरी अफगानिस्तान से लेके बिहार तक और हिंदू कुश से लेके गोदावरी नदी तक ये फैले हुए थे। ठीक है, कौन कौन से हमारे जो महाजनपद थे, क्या क्या थे भाई, वो सबसे पहला था अंग, जो आज के दिन कहाँ पे है, बिहार के मुंगेर और भगलपुर जिले में। उसकी राजधानी क्या होती थी भाई, आपकी चंपा। फिर दूसरा कौन सा था, मगध, जो आज के बिहार के पटना गया और शाहबाद का क्षेत्र है ना, वो वाला एरिया। इनकी राजधानी क्या थी भाई, कभी ये पाटलिपुत्र को बना देते थे। सबसे पहले तो इनकी राजगृह थी। ठीक है, सबसे पहले इनकी कौन सी थी, गिरिव्रज और राजगृह, जो बिंबिसार के टाइम थी। फिर उज्जैन ने दोबारा चेंज कहाँ कर दी थी, पाटलिपुत्र कर दी थी। फिर शिशुनाग ने वैशाली कर दी थी, कालाशोक ने फिर पाटलिपुत्र कर दी थी, यानी कि ये पाटलिपुत्र राजगृह इन्हीं में घूमते रहे मगध वाले। फिर आपका तीसरा महाजनपद कौन सा था भाई, वज्जी, जो बिहार के गंगा के उत्तर में पड़ने वाला एरिया ना, गंगा के नॉर्थ एरिया, वहाँ कौन सा राज्य था भाई, आपका वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी, विंध्य, मिथिला और वैशाली। फिर चौथा गणराज्य कौन सा था आपका भाई, महाजनपद मल्ला। मल्ला कौन सा भाई, जो आज का यूपी में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और ये एरिया है ना, ये था पहले मल्ला। ठीक है, मल्ला जनपद। इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनारा, यानी कि पावा, जहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। फिर चौथा कौन सा था भाई, काशी, जो आज का वाराणसी है ना यूपी में, वो वाला एरिया। इसकी राजधानी कौन सी थी, वाराणसी। फिर कौन सा आया, कोशला, जो आज का है, इसका जो ये भी यूपी में ही है, फैजाबाद और गोंडा ये एरिया नहीं है, ये वाला एरिया। इसकी राजधानी कौन सी थी भाई, कौशाम्बी। कौन सी थी भी, कौशाम्बी। फिर चेंदी महाजनपद था, ये कहाँ था भाई, आज के बुंदेलखंड का एरिया है जो, वो वाला। इनकी राजधानी क्या थी भाई, शक्ति माता। फिर कुरु था, कुरु कहाँ थे भाई, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में। इनकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। फिर अगला महाजनपद कौन सा था भाई, पंचाल, जो आज का रुहेलखंड और आपका वेस्टर्न यूपी है ना, ये वाला एरिया। इनकी राजधानी क्या थी, अहिस्त्र और कंपिल्य। फिर अगला महाजनपद कौन सा था भाई, सूरसेन, जो आज का ब्रज मंडल है ना, ब्रज, वो वाला एरिया, मथुरा वाला एरिया। इनकी राजधानी क्या थी, मथुरा। फिर नेक्स्ट महाजनपद कौन सा था भाई, मत्स्य। मत्स्य कहाँ का था, राजस्थान का, जो आपका ये एरिया नहीं पड़ता, अलवर, भरतपुर, जयपुर साइड का एरिया, ये वाला। इनकी राजधानी थी विराटनगर। फिर था आपका अश्मक, जिसको हम अशाका भी बोलते हैं और अस्मका भी बोलते हैं। जो ये अस्मक है, या जिसको अवंती भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अवंती नहीं, हाँ अस्मकाई, और अवंती भी इसी एरिया को बोलते थे भाई। ठीक है, ये था आपका नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का। इनकी राजधानी कौन सी थी, पोतना। फिर था आपका गंधार और कंपोज, ये दोनों कहाँ थे भाई, आज के दिन ये आउट ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही है।
ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंपोज की राजधानी राजापुर थी। फिर जो आपका अवंती है, ठीक है, ये जो आज का मालवा का पठार है ना, ये वाला एरिया, इनकी राजधानी क्या थी भाई? उज्जैनी और महिष्मती। हमने इसमें स्टार्ट किया था भाई मगध जनपद का उत्कर्ष यानी कि उदय कैसे हुआ था, ये हम चीज कर चुके हैं भाई। 6ठी शताब्दी में स्टार्ट हो गया था। जैसे मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में कहाँ से है भाई? गंगा नदी से लेके दक्षिण में इन्होंने ना विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपा नदी से लेके पश्चिम में सोन नदी तक इनका एरिया विस्तृत हो गया था। मगध के सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी? राजगृह। राजगृह क्यों बनाई? क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक है, यानी कि भारी आक्रमण कम हो पाता था। फिर इन्होंने बाद में कौन सी राजधानी बनाई भाई? पाटलिपुत्र। मगध राज्य के टाइम पे कौन कौन से 3 अन्य जनपद मजबूत थे भाई? कौशल, वत्स और अवंती। मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया, और प्राचीन मगध का इतिहास में, जो प्राचीन मगध का इतिहास है ना, वही भारत का इतिहास बना था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है भाई? बृहद्रथ को माना जाता है, जो जरासंध के पिता थे। और जरासंध को फिर किसने मारा था भाई? किसने मारा था? श्री कृष्ण ने मारा था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे भाई? बृहद्रथ, जो जरासंध के पिता थे, और चेदिराज वसु के पुत्र थे। बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था भाई? चेदिराज वसु। फिर गद्दी पे कौन बैठा भाई? जरासंध का बेटा बिंबिसार। जरासंध का तो बेटा क्या था भाई? बिंबिसार है ना, हर्यक वंश के थे। और इनसे पहले ये बोला जाता है कि हर्यक वंश से पहले ना प्रघोत वंश भी था, ठीक है। उसके बाद कौन आया भाई? आपका हर्यक वंश आया। और हर्यक वंश पे सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ भाई? बिंबिसार हुआ, जो 545 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार ही हर्यक वंश का क्या बोला जाता है भाई? संस्थापक बोला जाता है। बिंबिसार ने ही ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्यों को मगध में मिला लिया था। और है ना, फिर बिंबिसार ने अपना एरिया कैसे बढ़ाया भाई? वैवाहिक संबंध बना के। जैसे कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से शादी की, लिच्छवी वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी की, लिच्छवियों की रानी बेटी से शादी की थी इसने, ठीक है। जैसे जो आपका आधुनिक पंजाब है, मध्य देश था, इसकी राजकुमारी शेमा से शादी की थी। फिर बिंबिराज ने क्या किया भाई? राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। और बिंबिसार ने फिर 52 सालों तक क्या किया था भाई? राज किया था। और बिंबिसार किन का अनुयायी था भाई? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर है ना, बिंबिसार ने साउथ में भी अवंती का जो राजा था प्रद्योत, वो है ना एक बार पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। उस टाइम में ना बिंबिसार ने जो उनका जीवक था, जो उनका राजवैद्य था, उसको भेजा था उनकी सेवा करने के लिए। वहां से भी ये अवंती से भी इनका क्या बन गया था भाई? मित्र बन गए थे। फिर है ना अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने ना बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु कौन था भाई? बिंबिसार का ही बेटा था। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और वो 493 में ना मगध की गद्दी पे बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या बोला जाता है भाई? कुणिक। और है ना, अजातशत्रु ने फिर 32 सालों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था भाई? वर्षकार था, जिसकी सहायता से इन्होंने क्या किया था भाई? वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी। अजातशत्रु शुरुआत में किसका अनुयायी था भाई? जैन धर्म का। फिर आ जाता है उद्दीन। उद्दीन से आज हम स्टार्ट करेंगे। उद्दीन ने भी क्या किया था? जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, सेम उद्दीन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। और 461 ईस्वी में ईशा पूर्व मगध की गद्दी पे बैठा। और फिर उद्दीन ने क्या किया भाई? पाटलिपुत्र को, यानी कि पाटलिग्राम की स्थापना की। पाटलिपुत्र के दुर्ग की स्थापना की, जो 3 नदियों के संगम पर बनता था। फिर राजगृह से चेंज करके राजधानी क्या बना दी थी भाई? पाटलिग्राम। उद्दीन भी क्या था भाई? जैन धर्म का अनुयायी था। और है ना, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ना बहुत डिफरेंस में ऐसा बोला गया है कि भाई जैसे उद्दीन था ना, उद्दीन को है ना, उसमें ये बोला गया कि जैन धर्म में कि है ना, ये पितृभक्त थे। जो अजातशत्रु के बेटे थे उनके बाद उद्दीन आए थे ना, उद्दीन की जो माता का नाम जैन ग्रंथों में बोला जाता है पद्मावती, और बौद्ध ग्रंथ में उद्दीन को बोला गया पितृहंता। लेकिन जैन धर्म में बोला गया है कि भाई ये तो पितृभक्त थे। बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया भाई? उद्दीन को पितृहंता, यानी कि जो पिता को मारने वाला होता है। और जैन धर्म में क्या बोला गया है? क्या बोला गया भाई? पितृभक्त बोला गया है।
अजातशत्रु के टाइम पे ना उज्जैन को चंपा का उपराजा बनाया गया था। उज्जैन के शासनकाल की सबसे पहली चीज यानी कि जो फेमस चीज क्या थी, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, उसको अपनी राजधानी बना लिया था। उज्जैन था वो क्या था भाई, जैन अनुयायी था। उज्जैन ने ना पाटलिपुत्र में जो उसकी राजधानी थी उसमें एक जैन चैत्याग्रह का भी निर्माण करवाया था। उसमें क्या करते थे, उज्जैन है ना डेली आचार्यों से उनके उपदेश सुनते थे और नियमित रूप से व्रत करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जब ये अपना उपदेश सुन रहे थे तो एक आदमी ने इनके ना छुरा घोंप के उज्जैन को मार दिया था। ठीक है, कब मार दिया था, जब वो उपदेश सुन रहा था। और ये और कोई नहीं था, नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में ये बताया गया भाई उज्जैन के 3 बेटे थे। कौन कौन थे भाई, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। फिर ये बोला जाता है तीनों ने ना बारी बारी से राज्य किया था, मतलब राज किया था। और इन तीनों बेटों को भी क्या बोला जाता है, पितृहंता बोला गया है। किसमें, बौद्ध ग्रंथ में। हर्यक वंश का अंतिम शासक किसको बोला जाता है भाई, नागदशक को बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रसिद्ध हुआ। बाकी दोनों तीनों ये है ना इतने प्रसिद्ध शासक नहीं थे, निर्बल शासक थे। पुराणों में इनके बेटे को क्या बोला गया, दर्शक बोला गया है। और फिर नागदशक से ना शिशुनाग ने सिंहासन लिया, क्यों, नागदशक इतना शक्तिशाली नहीं था। ठीक है, शिशुनाग के राज्य रोहण में मगध नए शिशुनाग के आने से क्या हुआ भाई, मगध में नए वंश की नींव आ गई थी। अब कौन सा वंश स्थापित हुआ भाई, शिशुनाग वंश स्थापित हुआ। कौन सा नागवंश आ गया था भाई, कौन सा वंश आ गया था भाई, शिशुनाग वंश आ गया था। तो चलो अब यहां तक करते हैं, शिशुनाग वंश तक। चलो हम करते हैं स्टार्ट। बहुत कहानी बता ली, बहुत आपने सुन लिया, पर ये इंपॉर्टेंट था भाई। उदयन कौन था भाई, अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध पर शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कुसुमपुर नाम से की। किस नाम से की थी भाई, कुसुमपुर नाम से। और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। ये बताते हैं कि भाई अवंती के राजा पालका के आदेश पर उदयन की हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी भाई, अवंती के राजा नरेश के कहने पर एक गुप्तचर ने की थी। ठीक है, कब की थी भाई, ये जैन भक्त थे, जैन धर्म के आदेश सुनते थे, उनके फास्ट वगैरह करते थे। तो एक दिन ये उपदेश ही सुन रहे थे और गले में या वैसे बताते हैं कि भाई गले में छुरा घोंपा था, पर गले में तो नहीं, पर यह है कि भाई मारे गए ये चाकू से ही थे। और इनके बच्चों को भी क्या बोला गया भाई, 3 बच्चे थे ना, जो नागदशक इनका जो लास्ट शासक था वो भी इनका बेटा था। बौद्ध धर्म में इनको क्या बोला गया भाई, पितृहंता। उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का कौन सा बेटा था भाई, 3 बेटे थे इनके। कौन कौन से थे, एक तो मुंडक था, एक नागदशक था और एक कौन सा था, अनिरुद्ध। इनको क्या बोला गया है भाई, जो नागदशक था ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। उन्हें लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया और उन्हें अपने मंत्री शिशुनाग के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नागदशक को उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कौन आ गया था भाई, शिशुनाग आ गए थे। शिशुनाग भी वैसे ना नागवंश के ही बोले जाते हैं। ये बोला जाता है कि महावष्टिका में एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी थी, उनसे ये शिशुनाग जी पैदा हुए थे। पर पुराणों में ये बोला गया है कि एक क्षत्रिय थे। पुराणों में बोला गया कि एक क्षत्रिय थे। और महावंश जो इनकी टीकाएं हैं, महावंश, उसमें ये बोला गया कि भाई ये लिच्छवी राजा की किसी वैश्या पत्नी के बेटे थे। शिशुनाग ने ना अवंती को जीतकर उसको भी मगध में मिला लिया था। ऐसे में ना शिशुनाग का वत्स पर भी अधिकार हो गया था। क्यों हो गया था भाई, क्योंकि वत्स अवंती के अधीन था। अगर वो अवंती के अधीन था और अवंती को जब शिशुनाग ने जीत लिया था तो ऑब्वियस है वत्स अपने आप शिशुनाग के एरिया में आ गया। गिरिब्रज के अलावा शिशुनाग ने वैशाली को इसकी दूसरी राजधानी बना दिया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो वैशाली थी ये इनकी प्रॉपर राजधानी बन गई थी। शिशुनाग ने 412 ईस्वी तक शासन किया। फिर महावंश में ये बोला जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था कालाशोक, वो राजा बना। कालाशोक का दूसरा नाम क्या था भाई, काकवर्ण। कालाशोक ने ना पाटलिपुत्र को फिर दोबारा अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक ने ही क्या किया भाई, फिर अपने शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी ना बौद्ध संगति, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। यहीं पर बौद्ध धर्म से फिर क्या हुए थे भाई, उनमें विभेद पैदा हो गया था बौद्ध धर्म में। और वो बौद्ध धर्म क्या हो गया था भाई, 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से संप्रदायों में, हमें ये बोला जाता है कि हीनयान और महायान नहीं।
पहले ये बटा था स्थाविर और महासंघिका में। बौद्ध धर्म पहले किस किस में बटा था भाई? स्थाविर और महासंघिका में। जो परंपरागत नियमों में चलते थे वो थे स्थाविर, और जो जिन कुछ लोगों ने ना नए नियम ऐड कर दिए थे वो कौन बन गए थे भाई? महासंघिका। इन्हीं दो संप्रदायों को बाद में चल के बोला गया था हीनयान और महायान। पहले कौन से थे भाई? ये स्थाविर और महासंघिका थे। जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित में ये बताया गया है कि कालशोक की राजधानी के पास जब वो घूम रहे थे ना, तो किसी ने उनके ना गले पे छुरा मारा और उनकी हत्या कर दी। भाई ये और कोई नहीं था, एक इनके वो पहले जो आइए आपके नाई वगैरह होते हैं भाई, देसी भाषा में इनको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। वो कौन थे भाई? नंदवंश। महापद्म नंद ही थे जिन्होंने कालाशोक की छुरा घोंप के हत्या कर दी थी। और कालाशोक ने फिर कब तक शासन किया था भाई? 366 ईस्वी तक शासन किया, पूरे 22 वर्षों तक राज किया। और फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? शिशुनाग का बेटा नंदीवर्धन। कौन था? शिशुनाग का बेटा नंदीवर्धन। चलो अब शिशुनाग को भी कर देते हैं खत्म। ये शिशुनाथ नहीं है भाई, शिशुनाग है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या बना दी थी भाई? वैशाली में स्थापित कर दी थी। मगध में दूसरा महत्वपूर्ण वंश कौन सा था भाई? शिशुनाग वंश। पहला कौन सा था? हर्यक वंश। शिशुनाग वंश के दो मुख्य शासकों ने शासन किया। किस किस ने? शिशुनाग ने और उनका बेटा था जो कौन सा? कौन था इनका बेटा भाई? कालाशोक, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? काकवर्ण के नाम से। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर, वैसे बोलते हैं कि इन्होंने हत्या की थी पर हत्या नहीं की थी भाई, ठीक है। शिशुनाग इनके सेनापति थे। मगध राजवंश पर अपने वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के शासन के दौरान मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी गई। शिशुनाग ने करीब 18 वर्ष यानी 412 ईस्वी से ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर इनके बाद कौन आ गया था भाई? इनका बेटा आ गया था कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कालाशोक ने मगध की राजगद्दी संभाली, और कम से कम कई जगह 28 वर्ष दिया जाता है, कई जगह 22 वर्ष दिया जाता है। इन्होंने शासन किया था 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। इस दौरान पाटलिपुत्र को पुनः इनकी राजधानी बनाया गया। कालाशोक की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था ना, क्योंकि कालाशोक को किसने मार दिया था भाई? महापद्म नंद ने मार दिया था। कब मार दिया था? जब ये अपनी राजधानी के आसपास ऐसे घूम रहे थे, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए चले नहीं जाते, तब उनके ना गला ही काट दिया था, मतलब गले में छुरा घोंप दिया था। किन्होंने घोंपा था भाई? महापद्म नंद ने, जो नंद वंश का पहला शासक था। और जो ये नंद वंश था ये भाई क्षत्रिय गैर क्षत्रिय राजवंश था। कालाशोक की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन यानी कि महानंदी मगध का शासक बना, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? नंदीवर्धन। नंद मगध साम्राज्य का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। कौन सा था भाई? पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? नंदवंश, महापद्म नंद, ठीक है भाई, जो महापद्म नंद थे। और महापद्म नंद के बाद लास्ट शासक कौन बना था भाई? इनका बेटा घनानंद। और घनानंद था ये किसके समकालीन था भाई? सिकंदर के समकालीन था ना। और फिर जो इसी टाइम पे कौन आ गया था? चाणक्य। और ये स्टोरी भी सबको पता है तो मैं नहीं बताऊंगी उस स्टोरी को कि भाई धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी। जब चाणक्य ये बताने आया था कि भी सिकंदर हमला करने वाले हैं, तो फिर चाणक्य ने बदला लेने के लिए किनको रेडी किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी किया था, उनको ट्रेनिंग व्रेनिंग दी थी। ये स्टोरी सबको पता है भाई, एवरीबडी नोज दिस स्टोरी। फिर देखो, महापद्म नंद ने 345 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का राज्य बनने के लिए कालाशोक को मार डाला था। नंदों को अधार्मिक माना जाता था। क्या माना जाता था? अधार्मिक, यानी कि ये किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे। महापद्म नंद ने 28 वर्षों तक शासन किया। उनके अधीन मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। कुरु महाजनपद उत्तर से दक्षिण गोदावरी नदी तक और मगध पूर्व में पश्चिमी दिशा से नर्मदा नदी तक फैला। उन्होंने कलिंग साम्राज्य पर भी हमला किया था। किन्होंने? नंदवंश में। उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उनके पास एक विशाल सेना थी। नंद बहुत अमीर और स्वभाव से क्रूर थे। कैसे थे भाई नंदवंश के शासक? बहुत ज्यादा अमीर थे और क्रूर थे, क्योंकि ये जिस भी राज्य पे हमला करते थे सबसे पहले क्या करते थे भाई? उनका धन लूट लेते थे। क्या करते थे भाई? उनका धन ही लूट लेते थे। ये लोग क्या करते थे? धन लूट लेते थे।
धन लूट लेते थे। और फिर आपको एक चीज भी पता होगी, महापद्म नंद को भी किन्होंने मारा था भाई? उन्हीं के बेटे घनानंद ने मार दिया था। किन्होंने मारा था भाई? धनानंद ने। कुछ अजीब सा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को मारते ही चल रहे थे, बाप बेटे को, बेटा बाप को मारता ही चल रहा था, है ना? ठीक है ना भाई। चलो, पता है नंदों को है ना शूद्र और निम्न जातीय उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं। पुराणों में भी महापद्म नंद को शिशु नागवंश के अंतिम राजा महानंदी की जो पत्नी थी शूद्रा, ये कहते हैं कि भाई उसके गर्भ से पैदा हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई। ये अलग अलग राइटर्स के ना अपने अपने मत होते थे। नंद वंश में टोटल कितने राजा हुए थे भाई? 9 राजा हुए थे, जिन तभी इनको क्या बोला गया था? नववंद बोला गया था। क्या बोला गया था? नवनंद। ठीक है। जैसे क्या क्या कौन कौन से थे? उग्रसेन थे, पंडुक थे, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक होते थे, दशसिद्धक थे, कैवत थे और धंग थे, जो लास्ट थे धनानंद। इनमें जो प्रथम उग्रसेन को ही पुराणों में क्या बोला गया है? महापद्म नंद। शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्म नंद अभी भी मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुए थे। उनकी विजयों के विषय में हमें पुराणों में ही मिलता है। ठीक है। उनके उन्मूलित कुछ राजवंशों के नाम भी आते हैं, जैसे कौन से थे? इक्ष्वाकु वंश था, जो लोग कौशल पे शासन करते थे उस टाइम पे। जैसे पंचाल था, जो रुहेलखंड का एरिया था। काश्य था, हय था, कलिंग था, अश्मक, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, ये सब किन्होंने जीत लिए थे भाई? ये सब नंदवंश ने जीत लिए थे। ठीक है। फिर महापद्म नंद का उत्तराधिकारी कौन आया भाई? धनानंद आया था, जो किनके समकालीन थे भाई? सिकंदर के समकालीन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था भाई? चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामूहिक प्रयास से ये एक शक्तिशाली राज्यवंश बनकर उभरा था। कौन सा? फिर मौर्य वंश। ठीक है भाई। ये था आपका मगध साम्राज्य। यहाँ खत्म हो जाता है मगध साम्राज्य, और हमने सारे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट कर लिए। नंद बहुत अमीर और स्वभाव से क्रूर थे। महापद्म नंद की सेना में कितने सैनिक थे भाई? 2 लाख पैदल सैनिक थे, 60,000 घुड़सवार थे, 6,000 से ज्यादा हाथी सैनिक थे। घनानंद महापद्म नंद के पुत्र थे। घनानंद नंदवंश के अंतिम राजा थे। और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और क्रूर था, बहुत क्रूर था भाई धनानंद। तो धनानंद को ग्रीक शिलालेखों में एग्रामेस के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना, किस नाम से जाना जाता है भाई? एग्रामेस के नाम से जाना जाता है। धनानंद को अपने पिता की एक विशाल मगध साम्राज्य मिला था। धनानंद के पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी सवार थे और 2,000 रथियों की एक विशाल सेना थी। धनानंद ने नंदो प्रक्रमणी नामक एक माप की प्रणाली शुरू की थी। कौन सी की थी भाई? नंदो प्रक्रमणी। वह एक कठोर शासक था और उससे भी ज्यादा ये क्या करता था भाई? कर बहुत वसूल करता था। इसलिए उसके समय में मगध के लोग संकट में थे। मगध के लोग भी चाहते थे भाई इससे हमारा कब पीछा छूटे। ठीक है। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्या किया था भाई? पराजित कर दिया था। किसकी सहायता से किया था भाई? जो आपके चाणक्य थे। ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। जिन्होंने, और चाणक्य की बुक का क्या नाम था भाई? अर्थशास्त्र, जो किस पे डिपेंड थी? पॉलिटी पे। इन्होंने मगध की एक नए शासक राजवंश की स्थापना की, जिसे क्या बोला जाता है भाई? मौर्य राजवंश। मगध साम्राज्य सभी 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत और सबसे विकसित था। मगध साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी भी? बिंदुसार से स्टार्ट हुई थी। लेकिन बिंदुसार से भी पहले किन से हुई थी भाई स्टार्ट? नींव किन्होंने रखी थी? बृहदर्थ ने। लेकिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हर्यक वंश, बिंदुसार से। और अंतिम राजा कौन थे? नंदवंश के घनानंद। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद को मार दिया था। मगध साम्राज्य के कई राजा हुए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार को मारा, उदयन ने अजातशत्रु को मारा। फिर आ गया शिशुनाग वंश। शिशुंग नहीं है भाई, ये शिशुनाग है, शिशुनाग। फिर आगे काला शोक, क्या जिसको हम क्या बोलते हैं? काला शोक। और दूसरा नाम क्या था इनका? काकवर्ण।
ठीक है। शिशुनाग के बेटे कौन थे भाई? काकवर्ण। फिर आपके कौन सा आगे? महापद्म नंद और धनानंद। ये थे कुछ मगध के महान सम्राट। मगध साम्राज्य के विकास के कारण भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य कारण थे। बहुत मजबूत थे, लोहे का उत्पादक होता था यहाँ पे, मेन तो यही पॉइंट था। वाणिज्यिक रूप से भी ये लोग शक्तिशाली थे। तो भाई आपका मगध साम्राज्य अब कंप्लीट खत्म हो चुका, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, और कमेंट भी करें अगर कुछ कमी दिखे, अच्छी लगे जब भी कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।